हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और आप लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा भी होगा। न्यूक्लियस की वीडियोस में बेटा इसलिए डिटेल में बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए कि न्यूक्लियस की एग्जैक्टली संरचना कैसी है, क्योंकि न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि राइबोसोम्स जुड़े हुए रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीएनए प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए हम इसके एक एक पार्ट को बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं। क्लियर। चलिए, तो कल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो मैंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरह से, अगर हम लोग बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या क्या चीजें उसके अंदर उपस्थित होती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। आज हम लोग बताने वाले हैं आपको कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप के बारे में हम आपको आज बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी थोड़ा सा बताया था। जिसके बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज और कही थी कि इसको हम कैरियोथीका भी बोलते हैं। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कैरियोथीका नाम दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि सबसे पहले कॉलन एंड टॉमलिन ने 1955 के अंदर हम लोगों को ये बताया था कि यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे उपस्थित होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे पोर प्रेजेंट होते हैं। तो पोर के बारे में बताने वाले जो बेसिकली साइंटिस्ट थे वो ये थे। मोर ओवर जो एक एफ्लिजिस नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी 1955 के अंदर यानी कि 1955 के अंदर ही इन्होंने यहाँ पे ये रिपोर्ट किया था कि ये जो होता है ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है और उस कॉम्प्लेक्स को हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक विशेष तरह के प्रोटीन होते हैं और वो प्रोटीन किस तरह से बिहेव करते हैं, लाइक अ करियर प्रोटीन की तरह से बिहेव करते हैं, यानी कि बाहर से चीजों को अंदर लाना और अंदर से चीजों को बाहर ले जाना। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी यहाँ पे मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, उनके बीच में यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और दो मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है वो लगभग 10 से 30 नैनोमीटर के आसपास का होता है। ठीक है। और पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो मोटाई होती है, उनकी जो थिकनेस होती है वो ओवरऑल 70 to 90 एंगस्ट्रॉम के आसपास की होती है। चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक थोड़ा सा इन साइंटिस्ट के नेम लिख लीजिए, इनका बेसिकली इनके स्पेस का आप लिख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग आगे और एक बार डिस्कशन करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ, जो मैं बोलने वाली हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में एक इस तरह का गैप होता है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है, एक तो कौन सी हो गई आउटर और दूसरी कौन सी हो गई इनर, है ना। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाती है? आउटर। ठीक है, ये वाली कौन सी कहलाती है? आउटर। और ये वाली कौन सी कहलाती है? इनर। और इनर और आउटर दोनों को ही मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, दोनों को ही मिलाकर हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोल रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्हीं को दोनों को एक साथ हम लोग पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इन दोनों को हम एक साथ क्या बोल रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए, फिर मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ थोड़े मैंने ज्यादा बड़े बड़े कोर्स बना दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम पोर बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं?
न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर क्यों होता है, पहली तो बात यहाँ पे ये आती है कि न्यूक्लियर पोर यहाँ पे है क्यों। न्यूक्लियर पोर यहाँ पे इसलिए है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एमआरएनए बन रहा है, और ये एमआरएनए आगे मूव आउट करेगा। कहाँ पे मूव करेगा, ये मूव करेगा आगे बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, जहां पे उसे क्या बना जाएगा, प्रोटीन बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे पोर। चलिए, अगर मैं एक नॉर्मली स्ट्रक्चर बताऊं यहाँ पे, तो ये जो है ये क्या है, पोर है। ये अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो मेम्ब्रेन हो गई वो आउटर, और ये वाली मेम्ब्रेन जो हो गई इनर, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके चारों तरफ यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ पे ओवरऑल इस तरफ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और जिसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो जगह हैं, यानी कि दो सतह हैं। एक तो हो गया कौन सा, एक तो हो गया एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम स्मूथ या चिकनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, और इस वाले में छोटे छोटे से यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सो ये राइबोसोम्स जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ये जो है अगर हम लोग बात करें इधर की तरफ, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फाइब्रस लैमेला बोलते हैं। ये फाइब्रस लैमेला का काम क्या होता है, ये इन मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होती है। जो इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताई है, उस इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होती है, जिसको हम फाइब्रस लैमेला बोलते हैं। और फाइब्रस लैमेला का वर्क क्या है, यानी कि फाइब्रस लैमेला का फंक्शन क्या है। तो आप ये बताओगे कि फाइब्रस लैमेला का फंक्शन बहुत सिंपल है कि वो एक तरह की मजबूती प्रदान कर रही है। किसको स्ट्रेंथ दे रही है, वो स्ट्रेंथ दे रही है बेसिकली जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि जो आपकी इनर और आउटर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर जो आपकी लेमिला है, जिसको हम फाइब्रस लेमिला बोल रहे हैं, फाइब्रस लेमिला अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये क्या काम कर रही है कि ये एक तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। यूनिफॉर्म नहीं होती है न्यूक्लियस में, जो आपकी जो ये मेम्ब्रेन है इसके अंदर जगह जगह पे इस तरह की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जस्ट नीचे, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, फाइब्रस लेमिला हमने बोला। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसमें ओवरऑल बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग मेन कॉम्प्लेक्स के ऊपर। यहाँ पे जो आपका पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बेस जो होता है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे से क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरह का एक वाहक प्रोटीन होता है, और वाहक प्रोटीन कौन है, ये एन्युलर है। और एन्युलर जो है यहाँ पे एन्युलर ग्रैन्यूल्स होते हैं जो वर्क करते हैं एज अ वाहक प्रोटीन, करियर प्रोटीन की तरह से काम कर रहे हैं, जिनका काम क्या है, जिनका काम है बाहर से मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ एंट्री देना, या फिर कुछ पर्टिकुलरली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर की तरफ भेजना। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये तो क्या हो गए आपके एनुलर ग्रैन्यूल्स हो गए। इनका एक ये फिलामेंट है जिसको हमने क्या बोला, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक और फिलामेंट निकला होता है जिसको हम इक्वेटोरियल फिलामेंट बोलते हैं, और जो ये बीच में इस तरह का जो ये ग्रैन्यूल होता है इसको हम लोग सेंट्रल ग्रैन्यूल बोलते हैं। और सेंट्रल ग्रैन्यूल का जो फंक्शन होता है, जो बेसिक काम होता है सेंट्रल ग्रैन्यूल का, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है यानी कि न्यूक्लियस का जो द्रव है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं, वो कभी भी साइटोप्लाज्म के साथ में मिक्स नहीं होता, और ना ही साइटोप्लाज्म जो है वो अंदर की ओर इन्वर्ट करता है, और ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म इन पोर कॉम्प्लेक्स से जाके बाहर की ओर जाता है। क्यों नहीं जाता है, बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। यानी कि जो ये मेम्ब्रेन है ये इतनी सघन है, यानी कि इतने अच्छे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हैं कि जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ आरएनए को बाहर जाने दे रहे हैं, किसी और चीज को ये अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर से, फिर हम आगे बात करते हैं।
चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इसका फंक्शन क्या है, यानी कि इसका कार्य क्या है। तो अगर हम लोग कार्य के बारे में बात करें, इनके कार्य के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन रहेगा इसका, वो रहेगा बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसपोर्ट का। फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन का। ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन के लिए दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल साइट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मतलब ये वो जगह है जहां से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी कि आवागमन हो रहा है पदार्थों का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक तरह का प्रोटेक्टिव कवर है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये हमारे न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन दे रहा है, एक तरह का ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवर है। तीसरी अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे ओवरऑल जो एक तरह का बैरियर है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से अंदर ना आ जाए, तो इट्स बिहेव लाइक अ बैरियर। ठीक है, बैरियर की तरह से ये बिहेव करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये अगर जो आपका साइटोप्लाज्म जो है ना, साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों के बीच में मिक्स होने से इस चीज को ये रोकता है। मोर ओवर राइबोसोम्स जो बनते हैं, आप लोगों को पता है राइबोसोम्स में आरआरएनए बनता है। आरआरएनए से राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो बेसिकली जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, राइबोसोम्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो राइबोसोम्स मूव कहाँ से कर रहे हैं, इन्हीं पोर से कर रहे हैं, बाहर के यानी कि सेल के एनवायरमेंट के बीच में, और इनके एनवायरमेंट में जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और आती है यहाँ पे कि एक तरह के विशेष प्रोटीन्स और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनकी कलाओं पे, इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर, जो एक क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जो इनको और एक एडिशनल मजबूती प्रदान करते हैं, इनको जो और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और इसी चीज को हम लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आई रिपीट, इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, यानी कि दिस इज द साइट ऑफ, अगर हम लोग बेसिक बात करें, दिस इज द बेसिक साइट, यानी कि ये एक बेसिक जगह है जहां पे हर वो चीज प्रेजेंट होगी जो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि मस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होंगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एंजाइम्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स होंगे फॉर रेप्लिकेशन, मोरओवर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, किस चीज के लिए प्रेजेंट है, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है बेसिकली ओवरऑल रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए। इस चीज को मैंने पहले इसलिए बताया आप लोगों को, ताकि आप लोग थोड़ा सा, अगर आप भूल भी जाएं तो ये चीज आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस रिलेटेड एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर हम इस चीज की बात करें कि ये होता कैसा है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें, तो ये कैसा होता है, डेंस होता है, मोर ओवर यानी कि ये सघन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ग्रैन्युलर होता है, यानी कि इसके अंदर दानेदार संरचनाएं जो है वो यहाँ पे उपस्थित होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलर बोलते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे बहुत सारे क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, यानी कि केंद्रिका प्रेजेंट होती है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे थोड़े से एडेनिन के टुकड़े, एडेनिन यानी कि नाइट्रोजन बेस पेयर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो सकता है, कुछ स्पेशल टाइप के यहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसके अलावा अगर बात करूं तो यहाँ पे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली कोफैक्टर्स हैं।
ठीक है। ये कोफैक्टर्स कहाँ काम में आते हैं, जब भी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होता है उनका ये कोफैक्टर है। इसके अलावा अगर मैं और स्पेसिफाई करूं तो आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होंगे। ठीक है। मोर ओवर यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ओवरऑल एक सारा रॉ मटेरियल होगा जो न्यूक्लियस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली क्रोमेटिन के बारे में, डीएनए के बारे में, कि डीएनए किस तरह से यहाँ पे लोकेटेड रहता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल की तारीख में ये न्यूक्लियस को हम लोग फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं, ताकि इसको आगे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक उठा सके। द नेक्स्ट टॉपिक नेम इज बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।